हेलो। चलिए ठीक है। हाँ, पिछले बार साउंड थोड़ा कम था, इसको और बढ़ाइए। फुल है। चलिए चलिए हम लोग शुरू करें। चलिए हल्ला नहीं कीजिए बाबू। हेलो। चलिए, पिछले क्लास में आपको याद है आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था, याद है सबको। और आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको याद है चार, कुल कितना युद्ध हुआ था जी? चार। चार लड़ाई हुआ था। और आपको याद होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब? 1767 से 69। दूसरा 80 से 84। तीसरा 90 से 92। चौथा 1799। याद है सबको? इसमें हम लोग देखें, पहला में कौन सा संधि? मद्रास की संधि। दूसरा में मंगलौर की संधि। तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा में सहायक संधि। पहला में बताइए, अंग्रेज इस समय हेड कौन था? हाँ, पहला में बेरेलस्ट। दूसरा में वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा में कार्नवालिस, तब बेलेजली। सहायक संधि बेलेजली लाया था। ये सब तो देख लिए थे। चलिए बात नहीं कीजिए। हाँ बोलिए ना, कैसे लिखल है? होगा, जरूर होगा, है ना? तब ऐसा नहीं हो सकता कि बीच वाला गायब रहेगा, चौथा कैसे आ जाएगा जी? रे मान लो किसी का चौथा पुत्र है तो तीसरा भी रहेगा, है? नहीं नहीं होगा, उसको आप बढ़िया से देखिए। हाँ हाँ, चेक करेंगे लास्ट में। चलिए चलिए आगे ध्यान दिया जाए। हेलो, ए शांति बनाइए। देखिए, एक तो अभी देख रहे होंगे कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो है विद्यार्थी को किस प्रकार से, सुनिए, आंदोलन में पीटा जा रहा है ना? ऑफ हो गया लगता है। चलिए ठीक है। विद्यार्थी को जंतर मंतर पर जो है बहुत बेरहमी तरीके से पीटा जा रहा है। और दूसरी तरफ देखे होंगे कि एक तरफ उधर विद्यार्थी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार का बर्बरता जो है, इतना स्थिति खराब है कि सोनम वांगचुक जी, उनको भी जो है भूख हड़ताल पे इतना दिन से पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि कुछ लोग नाच करने में लगा हुआ है। एक तरफ जो नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, इसके लिए दिल्ली में आज पिटा रहा है, और एक तरफ जो है ऑर्केस्ट्रा पर लोग नाच कर रहा है। नहीं समझ में आ गया? मतलब कितना नीच मानसिकता के कुछ शिक्षक हो गए भारत में, जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और सुनिए, हम इस पर कुछ नहीं बोले थे, लेकिन हमने एक वीडियो डाला तो कुछ लोग हमको गाली दिया। नहीं समझ में आ गया? और हमको स्ट्राइक मारा गया, फेसबुक पेज पे, दोनों पेज पे स्ट्राइक, सब चीज़ किया गया। विपिन सर से कल रात में हमारी बात हुई, तो उनको बोला, सर बोले कि सर चैनल मेरा उड़ाने का जो है, मतलब उड़ाने नहीं, यूट्यूब का फेक स्ट्राइक के कारण चैनल को 7 दिन में डिलीट करने का यूट्यूब मैसेज दिया। नहीं समझ में आ गया? तो उनका भी 60 मिलियन 6 मिलियन का चैनल है, नहीं 6 मिलियन है। नहीं समझ में आ गया? सुनिए, तो सबसे पहला बात कि एक तो इंसान गलती करे, और गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय अगर कोई उस चीज को बोल रहा है तो उस पर भी धमकी देना, इसका पीआर टीम बना करके। अब बताइए, हमारा पेज बहुत बड़ा पेज नहीं है, मुश्किल से उसमें 5-10 हजार लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पीआर टीम उसका ऐसा है कि जितने भी लोग उसके खिलाफ वीडियो बना रहा है, सीधा उसके चैनल पर स्ट्राइक जा रहा है। मेरे चैनल पर 3 को लगातार स्ट्राइक मारा गया, जो फेक स्ट्राइक, ना हमने उसका फोटो का यूज किया, ना उसका वीडियो का यूज किया। जबकि स्ट्राइक का नियम कहता है कि अगर किसी के कंटेंट का वीडियो, फोटो या उसका म्यूजिक कुछ भी यूज करते हैं तो स्ट्राइक मार सकता है, वो फेक स्ट्राइक है। तो फिर चूंकि मेरा चैनल का टेक डाउन हो गया, जो व्यू जा रहा था 5000 7000 एवरेज 4000 5000 व्यू जो है, उसका अचानक आ गया 200-250 पे। तो हम बैकअप में वो चैनल
पेज रखे थे, उससे वीडियो अपलोड किए, उस पर भी रात टेक डाउन मार दिया। हम कहे तुम टेंशन मत लो, फिर हम तुरंत पेज तैयार कर रहे हैं। कारण है ना कि कहा गया ना कि हाथी तोप तीर तलवार, हाथी तोप तीर तलवार, नहीं समझ में, फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा हुआ एक योद्धा, अब तुम सब पर अभी अकेला भारी है। नहीं समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि तुम कितना भी साजिश रच लो, झूठ का खदान बना लो, लेकिन तुम्हारा जो अब साम्राज्य है, इस साम्राज्य का बर्बादी का कब्र तुम अपना खोद लो। कारण है कि बर्बादी का कफन जो है हम बांध कर आए हैं। नहीं समझ में आ गया? अरे हम लोग टीचर को क्या तुम बर्बाद। अब बताइए, एक शिक्षक के लिए कितना खराब बात है कि बड़े मंच पर जाकर इतना खराब शब्दों का उच्चारण करना, उसको जो है गाली देना पॉडकास्ट में जाकर के। यह एक मर्यादित, एक बड़े शिक्षक का यह मर्यादा नहीं है कि जा करके वहां गाली दे, अशब्द का प्रयोग करे, अभद्र भाषा बोले। कारण आपको लोग भगवान मानता था, हम भी 2022 तक भगवान मानते थे, लेकिन जब काला सच सामने आया, हम भी भगवान नहीं मतलब जानते थे, बहुत अच्छा इंसान है भाई, इतना भारत के लिए कर रहा है, लेकिन जब सच्चाई जाने तो हमको इतना घृणा हुआ कि इस व्यक्ति को इंसान भी कहने लायक अब नहीं रहा। नहीं समझ में आ गया? तो इन सब चीज़ अभी बहुत गड़बड़ चीज़ें चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब एक तो गलत करिए, गलत के ऊपर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको धमकी दो कि चैनल डिलीट करो, नहीं तो हम तुमको उड़ा देंगे, तो ऐसे कर देंगे। उससे क्या होने वाला है? अरे चैनल लेकर पैदा हुआ था कोई आदमी, चैनल यही बनाया था, फिर बन जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो हम तो ये सब, हम तो बोल दिए कि अब पहले तो चुप थे, लेकिन एपिसोड अब चालू हो गया, स्ट्राइक मारो चाहे जे मारो, पेज उड़ा दोगे क्या हो जाएगा? फिर राताराती पेज बनेगा, कोई दिक्कत हो रहा है? कितना पेज उड़ाओगे? उड़ाओ, अब की 10 वो लगातार बनाएंगे। नहीं समझ में आ गया? लेकिन कितना भी उड़ा दे, ये जान लीजिए कि झूठ झूठ नहीं होता है, सच का सामना नहीं कर सकता। और ये बात जान लीजिए कि कितना दिन भी, अब जैसे आप देखे होंगे कि जैसे होता क्या है ना कि जो बड़ा चैनल वाला होता है उसका पीआर टीम ज़्यादा है, उसका सोशल मीडिया पे कब्जा है, वो लोग कुछ भी अगर फेक स्ट्राइक भी देगा तो छोटा क्रिएटर का चैनल उड़ा देगा, फेक स्ट्राइक भी देगा। नहीं समझ में आ गया? अब सोचिए कि 6 मिलियन जैसा विपिन सर के जो है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आदमी शुरू करेगा। ये सब चीज़ गलत है, नहीं समझे? चलिए आगे ध्यान दिया जाए। आगे हम लोग देख रहे हैं बाबू, मैसूर के बाद, सुनिए, मैसूर के बाद आगे हमको, पहले नक्शा को ध्यान दीजिए, याद होगा सबको, इसमें दिमाग में सेट है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपको याद है कि इधर का जो क्षेत्र था यह कर्नाटक था, छोटा सा हिस्सा त्रावणकोर है, इधर का हिस्सा मैसूर है, और यहाँ पर आपको पता है हैदराबाद है, और इधर क्या है? मराठा है। तो यही अभी हम लोग देखेंगे मराठा को, ठीक है? तो अभी मराठा साम्राज्य को हम लोग देखेंगे, समझिए इसको ध्यान से। यही हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, यहीं पर एक साम्राज्य का उदय होगा, यही महाराष्ट्र में एक साम्राज्य का उदय होगा, और यही एक साम्राज्य होगा जिसका नाम होगा मराठा। तो यहीं पर मराठा होगा। अभी आप लोग को जो है पूरे इधर देख चुके हैं, इधर आपका कर्नाटक है, त्रावणकोर है, मैसूर है, हैदराबाद है, ऊपर मराठा है। अचानक मराठा बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बना। मराठा एक महाराष्ट्र से छोटे से जगह से शुरू होकर धीरे धीरे ये साम्राज्य जो है सब जगह फैला है। तो अचानक ऐसा नहीं कि मराठा बहुत मजबूत हुआ है, धीरे धीरे मराठा साम्राज्य जो है आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो आज हम लोग को मेन अभी शुरू करना है मराठा के बारे में। मेन हम लोग अभी शुरू करेंगे मराठा के बारे में। सबसे पहले इसको हम लोग आज इसका परिचय समझेंगे, इसके बाद इसमें भी आपको देखेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा में चूंकि 3 अक्षर है तो 3 गो लड़ाई होगा, आंग्ल मराठा युद्ध कुल 3 होंगे। उसी प्रकार आगे पढ़िएगा आंग्ल सिख युद्ध, सिख में 2 अक्षर तो लड़ाई 2 गो होगा। तो अब देखिए मराठा के बारे में सबसे पहले हम लोग ध्यान दें। अगर मराठा साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मराठा साम्राज्य के अगर एक व्यक्ति जो इनके संस्थापक हैं, वह जो है व्यक्ति शिवाजी को बोला जाता है। यानी मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक हैं, जो मराठा साम्राज्य का स्थापना मेन किए हैं, इनका जो है बताइए संस्थापक कौन है? तो इनके शिवाजी हैं। अब ध्यान से कहानी को समझिए।
शिवाजी जो आपके हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, यानी सुनिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि यह मराठा साम्राज्य का स्थापना करने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं वह शिवाजी हैं। शिवाजी से पहले भी यहाँ साम्राज्य था इनके पिताजी के समय, लेकिन वह साम्राज्य के रूप में उतना विस्तृत नहीं था, कारण उन्होंने राज्याभिषेक नहीं किया था। लेकिन शिवाजी के समय से आप देखोगे अभी इनका राज्याभिषेक, बोलिए नहीं जी, क्या बोलता है बीच में जी, शिवाजी के समय से इनका राज्याभिषेक तमाम चीजें इनका शुरू होगा। तो अभी मराठा मेन शिवाजी के समय मराठा क्या हुआ, यह पहचान इसको मिला। बाकी इससे पहले साम्राज्य है लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इनका परिचय देख ले शिवाजी का। सबसे पहले देखें कि इसका संस्थापक शिवाजी हैं। शिवाजी के बारे में हम लोग सबसे पहले समझे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म देखोगे कि 1630 ईस्वी में हुआ। 1630 ईस्वी में हुआ है महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में। इनका जन्म कहाँ है, तो महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ। तो इनका महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म है। शिवनेरी दुर्ग बताइए कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म है। 1630 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। पहले इनका छोटा परिचय देख ले। इनके पिता का नाम बताइए क्या है। तो इनके पिता का जो नाम है वह है शाहजी भोसले। पिता का नाम है शाहजी भोसले। हाँ, शाहजी भोसले, भोसले नहीं, भोसले है। पिता का नाम शाहजी भोसले। अगला आपको ध्यान देना है, सुनिए, इनकी माता का नाम क्या है। इनकी माता का नाम जीजाबाई है। इनकी माता का नाम जीजाबाई है। इनकी माता का नाम जीजाबाई है। सुनिए, इनके बाद अगर बात किया जाए, इनके ऊपर एक व्यक्ति का खास प्रभाव रहा, इनके जीवन में एक व्यक्ति का खास योगदान रहा, और वह इनके देखोगे कि इनके जो है, अभी कहानी चलेंगे तो बताएंगे। सबसे पहले इनके राजनीतिक गुरु की अगर बात करें कि इनके राजनीतिक गुरु कौन है, तो इनके राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो आपको नाम में लगल है दादाजी। नाम में है दादाजी, लेकिन ये दादा नहीं है। नाम में लगल है दादाजी कोंडदेव। इनका नाम ही है दादाजी कोंडदेव। ऐसा नहीं समझना कि यह दादाजी कोंडदेव जो है यह शिवाजी के दादा है। शिवाजी के दादा नहीं है, नाम में बस दादाजी कोंडदेव लगा है। अगला अगर हम लोग बात करें इनके आध्यात्मिक गुरु का, आध्यात्मिक अगर गुरु की बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो आपको ध्यान देना है रामदास है। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन है, रामदास है। रामदास फिर नहीं समझना कि सिख का जो गुरु रामदास है वो रामदास नहीं है। अब इनके बारे में थोड़ा समझिए। सबसे पहले शिवाजी का जन्म जो है शिवनेरी दुर्ग में हुआ है। शिवनेरी दुर्ग आपका महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और मराठा का संस्थापक शिवाजी हैं। इनका पिताजी का नाम शाहजी भोसले है। अब एक बात समझ में आएगा कि इनका जन्म दुर्ग में है। दुर्ग का मतलब किला में है, इसका मतलब इनके पिताजी भी राजा होंगे। दुर्ग का मतलब है कि अगर किला ही बनाए हैं, इनका जन्म किला में है, इसका मतलब है कि इनके पिताजी भी पहले राजा रहे होंगे। तो इनके पिताजी भी क्या किए थे, तो आपको ध्यान देना है कि आगे कहानी आपको समझाएंगे कि इनके पिताजी जो थे, इधर देखोगे तो इधर एक क्षेत्र आपको बताएंगे, गोवा साइड एक क्षेत्र है जिसका नाम है बीजापुर। इधर एक क्षेत्र कौन है, बीजापुर। और बीजापुर का एक राजा है जिनका नाम है आदिल शाह। यहां पर देखोगे तो यह क्षेत्र बताओ कौन है, बीजापुर। और बीजापुर के एक शासक है जिसका नाम है आदिल शाह। बीजापुर के शासक कौन था, आदिल शाह। और इनके पिताजी जो है आदिल शाह के यहाँ नौकरी करते थे, यानी आदिल शाह के यहाँ इनके पिताजी यहाँ पे ड्यूटी करते थे। एक व्यक्ति और यहाँ नौकरी करता था जिसका नाम है अफजल खान। अफजल खान, अफजल खान जो देख रहे हो, अफजल खान, ये भी व्यक्ति जो है वही नौकरी करता था आदिल शाह के यहाँ। अब सुनिए कहानी। एक बार आदिल शाह के यहाँ इनके पिताजी कौन है, शाहजी भोसले नौकरी करते थे। यह बीजापुर का राजा है। आपको एक कहानी पढ़ाए थे कि 1510 में एक व्यक्ति हेड बनकर आया था, और एक व्यक्ति जब हेड बनकर आया तो गोवा को छीन लिया था। बताओ पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्बुकर्क। बाकी निनो डी कुन्हा जब आया था तो वह गोवा को मुख्यालय बनाया था। यही बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। वो याद है कहानी। तो यूसुफ आदिल शाह वही आदिल शाह है। तो इनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं कौन,
शाहजी भोसले, और इसके बाद एक व्यक्ति अफजल खां है। अब ऐसा एक बार की बात बोला जाता है कि इनको जो है अफजल खां इनके ऊपर अजलेम लगाया, मतलब इनके ऊपर जो है क्या लगाया, क्लेम लगाया, और वही क्लेम के कारण आदिल शाह इनको जो है बुलाया और कहा कि नहीं गलती किए हो तुमको सजा मिलेगी, और यही अफजल खां जो है इसको बहुत अपमानित किया और दोनों हाथ में हथकड़ी लगा करके पेश किया आदिल शाह के पास। लेकिन बाद में पाया गया कि शिवाजी के जो पिताजी हैं शाहजी भोसले निर्दोष थे, बाद में इनको छोड़ दिया गया। तो इनका जो है शुरू में बहुत बेइज्जती किया गया, इनको पेश किया गया हथकड़ी लगा करके। एक तो बदले की भावना भी शिवाजी के अंदर था कि भाई अफजल खां हमारे पिता का अपमानित किया है, इससे तो बदला लेंगे, बदले की भावना थी। तो एक तो कारण आप देखोगे कि अफजल खां से अभी लड़ाई शिवाजी का होगा, जिसका कारण है पिता को अपमानित जो किया था। तो यही जो देख रहे हैं बीजापुर के शासक आदिल शाह के यहाँ नौकरी करते थे, बाद में जब इनको अपमानित किया गया तो नौकरी छोड़ के अपना चले गए। रहने वाले कहाँ के थे, मराठा साम्राज्य जो देख रहे हो, जगह कहाँ में शुरुआत है, महाराष्ट्र में। तो यही महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग जो था, यहीं पर जाकर के छोटे छोटे कई दुर्गों को जीते हैं। अब यहाँ पर जाकर के छोटे छोटे कई दुर्ग को जीत करके एक छोटा सा अपना जगह में साम्राज्य में अपना रह रहे थे। राजा अपने आप को घोषित नहीं किए, अपना जीत करके अपना रह रहे हैं इनके पिताजी। तो अब इनके पिताजी का कहानी समझ में आ गया। इनकी माता जो है जीजाबाई है। अब ध्यान दो, शिवाजी के अगर प्रथम गुरु की बात करेगा, शिवाजी की पहली गुरु कौन है, हाँ तो आंसर जीजाबाई होगा। कारण किसी भी व्यक्ति का पहला गुरु माता होती है, किसी भी व्यक्ति का पहला गुरु उसकी माँ होती है। तो अगर इनकी पहला गुरु की बात करेगा तो जीजाबाई है। दूसरी राजनीतिक गुरु का मतलब क्या है, तो देखो दादाजी कोंडदेव जो है, शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले, जब धीरे धीरे उनका साम्राज्य बड़ा हुआ, मतलब कई दुर्ग को धीरे धीरे जब जीते, तो जीतने के बाद जब इनका साम्राज्य बड़ा हुआ तो इन्होंने दूसरी शादियां कर ली और दूसरा विवाह कर लिया। तो दूसरी पत्नी के साथ दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। और ये पहली पत्नी जो देख रहे हो जीजाबाई, इनको एक जो है एक बढ़िया व्यक्ति सुरक्षा करने वाले जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव, यह एक जो है बहुत बढ़िया विश्वासी व्यक्ति हैं। इनको शिवाजी और इनकी माता जीजाबाई यानी शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई और अपने बेटा शिवाजी को शिवनेरी दुर्ग में ही कहे कि अपना रहिए आप लोग और हम अपना दूसरे जगह शिफ्टिंग हो जाते हैं। तो दूसरी पत्नी के साथ दूसरे जगह शिफ्टिंग है। बाकी शिवाजी बचपन से ही यहाँ पिताजी से अलग, अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे खराब संबंध है, बस अपना अलग रह रहे हैं। कई दुर्गे हैं, कई यहाँ पर रह रहे हैं। तो यही दादाजी कोंडदेव जो है इनको बहुत बढ़िया ज्ञान दिए। इनको जो है राजनीतिक गुरु हैं, कैसे शासन करना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे कूटनीति से बचना है, इन सारी चीजों को इनको सिखाने वाले कौन है, राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। नाम में दादाजी है लेकिन दादा इनका नहीं है, कंफर्म रहना। अगला ध्यान दो, आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु जो है रामदास है। इनके ऊपर शिवाजी के जीवन के ऊपर रामदास का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। अब देखोगे शिवाजी और रामदास के बीच बहुत सारा कहानियां प्रचलित है। एक बार की बात ऐसा कहा जाता है कि रामदास जो हैं इनके कई चेला हैं, जिसमें एक चेला इनका शिवाजी है। अब एक गुरु का कई शिष्य होता है। अब जैसे ही एक बार का घटना हुआ कि रामदास एक बार झूठ बोले कि हमारा पेट में बहुत ज्यादा जो है दर्द है, हमको एक खतरनाक बीमारी हो गया। अब एक बार झूठ बोले कि हमको खतरनाक बीमारी हो गया, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। तो सभी लोग पूछा कि गुरुजी कैसे इलाज होगा, उसका इलाज क्या है। तो देखो वैद्य से हम दिखवाए हैं, उसका इलाज बस एक ही है जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा इलाज है पॉसिबल नहीं है। तो शिवाजी बाकी तमाम लोग ने पूछा कि क्या इलाज है, तो गुरुजी ने कहा कि देखो वैद्य बताया है कि शेरनी का मुझे दूध पीना होगा। अगर शेरनी का आप दूध पी लेंगे तो यह धीरे धीरे बीमारी ठीक होगा, नहीं अगर शेरनी का दूध मिला तो हम निपट जाएंगे, 2-4 दिन में हम चले जाएंगे। तो वहां पर अब जो है ये कहे कि बताओ कोई ऐसा है जो शेरनी का दूध ला सकता है। कोई चेला हाथ खड़ा नहीं किया। शिवाजी हाथ खड़ा नहीं किए, शिवाजी जंगल की ओर चल दिए। ये शेरनी का दूध लाने जंगल की ओर चल दिए। तो गुरुजी भी पीछे से अपना गए कि भाई कहाँ जा रहा है, देखे कि जंगल की ओर बढ़ गया। जब आगे गए तो देखे कि जैसे ही शेरनी इसको नजर आया, इसका चाल और तेज हो गया, एकदम शेरनी की ओर बढ़ते जा रहा था। तो गुरुजी ने आवाज लगाया कि रुक जाओ, हम झूठ बोले थे, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बस टेस्ट करना चाहते थे, जांच करना चाहते थे कि ओरिजिनल चेला कौन है। ओरिजिनल चेला यही है शिवाजी, जो जान का बाजी लगाकर गुरु के लिए अपना जंगल चल दिए कि शेरनी का दूध हम ला कर देंगे तब आप ठीक हो जाइएगा। तो ऐसे शिवाजी थे। इनकी कहानियां बहुत ज्यादा है। एक बार और क्या हुआ कि जब शिवाजी राजा बने, देखोगे 1674 में इनका राजभिषेक होगा और राजभिषेक इनका कहाँ होगा, रायगढ़ दुर्ग में होगा।
इनका कई अलग अलग दुर्गे हैं। तो रायगढ़ दुर्ग में जब इनका शिवाजी राज्याभिषेक यहाँ पर जब किए, राजा बने, तो एक बार क्या हुआ कि रामदास भिखारी के भेष में इनके पास आए। अब गुरुजी रामदास जो है जब भिखारी के भेष में आए तो देख करके शिवाजी बहुत दुखी हुए कि गुरुजी का इतना हालत खराब कि आज भिखारी हो गए। अरे जो हमको ज्ञान दिए, इतना पढ़ाई लिखाए, इन्हीं के वजह से आज यहाँ तक पहुँचे, और वही जो है गुरुजी भिखारी हो गए। इनको बहुत दया आया, बहुत खराब लगा। ये जो है आराम से गुरुजी को एकदम बढ़िया से नहला धुला करके एकदम गद्दी पर बैठाए, और गद्दी पर बैठा करके नाश्ता पानी खाना पीना सब सेवा सत्कार खूब किए। उनका जो है सेवा सत्कार के बाद अपना जो है अपना बिना गुरुजी के बताए हुए सारा साम्राज्य के जो है गुरुजी के नाम से एक वसीयत लिख दिए। वसीयत का मतलब होता है कि मैं सारा साम्राज्य आपको सौंप रहा हूँ, और कागज लिख करके गुरुजी को जाकर के दिए कि गुरुजी बहुत खुश होंगे। गुरुजी जब कागज पढ़े तो बहुत डांटे इनको, बोले कि बताओ ये तुम क्या किया है। बोला कि गुरुजी आपको ऐसा देख के हमको अच्छा नहीं लगा, आप ही से हम हैं, इसलिए सारा साम्राज्य का मालिक आप रहिए, हम नौकर रहेंगे, हम आपके नीचे रहेंगे, आप मालिक रहिए, पूरा साम्राज्य का राजा आप ही रहिए। कारण राजा हम हैं तो गुरुजी भिखारी, राजा हम कैसे रहेंगे, इसलिए राजा आप रहिए, हम नीचे सेवक रहेंगे। ये बहुत कस के डांटे कि बताओ साम्राज्य तुम्हारा है जो तुम हमको लिखा है, अरे साम्राज्य जनता का है, तुम उसका नौकर हो, जनता के संपत्ति को तुम कैसे लिख दिया। तब इनको आंख का पट्टी खुला कि सही बात बोल रहे हैं, हम जनता का नौकर हैं, अपने आप को हम राजा समझ लिए थे। तो इनकी बात हुआ। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एक संत को, एक साधु को उतना ही दो जितना से उसका काम हो जाए, ऐसा मत दे तो पूरा साम्राज्य लिख दो उसको। अरे हम साधु हैं, संत हैं, फकीर हैं, हमको क्या जरूरी है इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक बनेंगे, अरे हमको बस उतने भर भोजन वोजन दे दो, उतने ठीक है। इसलिए आइंदा ये गलती मत करना जीवन में, कभी तुम्हारे पास अगर कोई संत आए उतने देना जिससे उसका काम हो, पेट भरे, साम्राज्य मत दे देना एकदम आवेश में आकर के। नहीं समझ में आ गया, ये ना कि इमोशनली होकर साम्राज्य लिख देना। तो ये कई इनका कहानियां बहुत सारा ऐसा है जो शिवाजी रामदास का प्रचलित है। कारण इनका जो है इसलिए शिवाजी इनको बहुत मानते थे, इनका गुरुजी बहुत इनको ज्ञान दिए, अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिए। तो अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग इनका एक छोटा सा परिचय देख लिए। बताओ दादाजी कौन है, राजनीतिक गुरु। शिवाजी का जन्म कब है, 1630 में सिमनेरी दुर्ग में। इसके बाद पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई। राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु कौन है, रामदास। अब शिवाजी के बारे में थोड़ा आगे समझे। देखिए शिवाजी सिमनेरी दुर्ग में क्या किए, इनका जन्म हुआ, इसके बाद शिवाजी ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य को विस्तार किया, कई दुर्ग को जीता। और जीतने के बाद आप देखोगे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 1659 ईस्वी की कहानी है। 1659 ईस्वी में देखोगे कि एक व्यक्ति जो अभी समझाए थे आपको, यहां पर देखो एक व्यक्ति कौन है, अफजल खां। और अफजल खां जो आप देखोगे कि शिवाजी क्या करते थे, तो नीचे इनका सेक्टर महाराष्ट्र का लग रहा है। तो शिवाजी जो है बहुत सारे क्षेत्र को जीते थे, छीन करके जीते थे, और शिवाजी बहुत सारे क्षेत्र को जीते। तो अफजल खां जो देख रहे हो किसका यहाँ नौकरी करता है, आदिल शाह के यहाँ। तो आदिल शाह कहा कि देखो शिवाजी लगातार क्षेत्र को जीत रहा है और इधर से ये भी अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है। आदिल शाह ये बोला कि शिवाजी को चिट्ठी भेजा कि तुम जो है क्षेत्र मत बढ़ाओ, उतना ही अपना सीमित रखो। शिवाजी इसका चिट्ठी का कोई रिप्लाई नहीं दिया, अपना क्षेत्र फौर में बढ़ाते चल रहे हैं। तो शिवाजी को जो है अफजल खां बोला कि हम जो है शिवाजी को पकड़ के ला सकते हैं। तो आदिल शाह इसको बहुत इनाम दिया, सेना भी दिया, 10,000 सेना उस समय दिया। 1659 की कहानी है कि शिवाजी को बस तुम पकड़ के ला दो। ये बोला कि मैं शिवाजी को जिंदा पकड़ के लाऊंगा, शिवाजी को मरे हुए स्थिति में नहीं, जिंदा उसको पकड़ के लाएंगे और आपको हाजिर करेंगे एकदम। यही शिवाजी के पकड़ते 10,000 सेना लेके जिंदा चल दिया। अब 10,000 सेना लेके देखो जिंदा चल दिया। तो एक बार की कहानी है, अब इसका पहले समझ लो। अफजल खां जो है इसका जो है 6.5 फुट हाइट है, पहले बात समझो। अरे 6.5 फीट का आदमी और 150 किलो वजन। अरे पहले इसका कहानी समझो कि 6.5 फुट हाइट का ये आदमी है और 150 किलो वजन और शरीर दैत्याकार राक्षस वाला। अब समझिए रहो शिवाजी का पहले कद समझ लो। शिवाजी बेचारे 5.5 फीट 5 इंच का आदमी, प्लस में वजन भी ज्यादा नहीं, नाटा कद का आदमी थे और वजन भी कम था। और ई 6.5 फीट का आदमी 150 किलो वजनी, और ई शिवाजी को 10,000 सेना लेके पकड़ने चल दिया। जब नजदीक पहुंचा तो शिवाजी को चिट्ठी लिखा। शिवाजी एक दुर्ग में अपना थे उस समय, चिट्ठी लिखा कि तुम जो है हम तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। और चारों तरफ से दुर्ग को घेर लिया, शिवाजी घेराल है, बीच में है। शिवाजी को नहीं पता था, चिट्ठी दिया। अब पहले क्या होता था, मोबाइल थोड़े है कि फोन करके बताएगा कि हम तो आ रहे हैं। अरे पहले फोन मोबाइल है नहीं, पहले एक ही उपाय है, अगर कहीं कोई गया हमला किया तो चिट्ठी फेंका फेंकी होता था।
इधर से चिट्ठी फेंका तो उधर से फेंका रिप्लाई में, नहीं समझ में आ गया। अब चिट्ठी फेंका फेंकी जब हुआ तो पता चला कि जो अफजल खां आया है, बोला कि हम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और आप जो साम्राज्य जो इधर बढ़ा रहे हैं इसके लिए आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी शुभकामना है, कारण आपके पिताजी हमारे पुराने मित्र रह चुके हैं। शिवाजी तो अंदर समझिए रहे थे कि कितना बड़का तुम मित्रता निभाया, पिताजी को भारी बेइज्जती किया है, और बाद तुम कह रहा है कि मित्र रह चुके हैं, शिवाजी से एक बार मिलना चाहते हैं। शिवाजी भी अपन उसी भाषा में जवाब दिए कि चलो ठीक है, आपका वेलकम है, आप आए हैं मेरे यहाँ, आपका स्वागत है, आप मिलिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं, सेना सहित स्वागत है, अकेले नहीं आइए, सेना सहित आपका स्वागत मैं करता हूँ। अब देखिए अफजल खां 1659 में सेना सहित आ रहा है, किनसे मिलने? शिवाजी से मिलने आया। अब शिवाजी पहले से सारा प्लानिंग सेट कर लेते थे। अब देखिए शिवाजी का अगर पहले आपको हम समझाए तो शिवाजी का एक पद्धति था, पहले थोड़ा समझ लो, और तब अभी लड़ाई की बात करेंगे। शिवाजी का एक युद्ध का पद्धति है, युद्ध का इनका पद्धति था छापेमार विधि, छापा मार विधि। युद्ध करते थे कौन विधि से? तो छापा मार विधि से ही लड़ाई करते थे। दूसरा इनका देखोगे कि एक और पद्धति है जिसका नाम है गोरिल्ला पद्धति, इनका नाम है गोरिल्ला पद्धति। अब देखो इनका ये सब तरीका है लड़ाई का। छापामार विधि क्या है कि एकदम पेड़ के डाल में एकदम हरा पत्ता शरीर में लपेट के ऐसा डाल में एकदम चिपके रहना कि नीचे से किसी को समझ में नहीं आया कि वो डाल में पत्ता है कि आदमी, नहीं समझ में आ गया। ये शरीर में पूरा एकदम हरा कलर का पत्ता बांध लिया, डाल में एकदम ऐसा चिपक गया, किसी को देखने में जंगल में पता नहीं चले कि एकरा में आदमी सटल है, एकदम चिपके रहना। अभी देखिए मुगल के सेना 20,000 लेकर के औरंगजेब इनको पीछा करता था, मालूम चलता था कि लास्ट में 20 गो सेना बचा, नहीं समझ में आएगा, 19,880 सेना गायब। कारण यही छापेमार विधि था। छापामार विधि से शिवाजी बड़ा बड़ा को पराजित किए हैं। कारण क्या है कि एकदम जंगल में पेड़ में सटे हुए हैं, सारा सेना को ट्रेनिंग दिए हुए हैं। कारण भी इसका एक था कि शिवाजी का जो एरिया देख रहे हो, शिवाजी का जो इधर है, इधर आपका देखोगे तो इधर का जो क्षेत्र है यही पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। इधर जब ज्योग्राफी पढ़ोगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पूरे पर्वतीय एरिया है। और पर्वतीय एरिया में क्या होता है कि वहां पर आपको छिपने के लिए, वहां पर आपको कई दर्रा है, कई वहां पर चट्टान है, कई गुफा है, बहुत सारे चीज है, जंगल है। तो इन सब एरिया में जो है बचपने से ट्रेनिंग ले लेते एकदम छापेमार युद्ध वाला, लुका छुपी खेले वाला बचपने से ही थे। अब ट्रेनिंग में एकदम हाई फाई ट्रेनिंग का था, सारा सेना को ट्रेनिंग किए हुए थे कि जब सेना आए सब छिप जाओ, इधर उधर जंगल में छिप जाओ, एक बार जब इशारा मारेंगे तो सब टूट पड़ना, नहीं समझ में आ गया। यही इनका छापेमार विधि है, गोरिल्ला पत्ती, इधर उधर बंदर की तरह छिपे रहो, नहीं समझ में आ गया, कहीं चट्टान में, कहीं पहाड़ में, कहीं इधर कभी उधर, एकदम छिपे रहो, और जब हमला हुआ तो एक बैग हमला करो। अब देखिए क्या करते थे, तो मुगल का सेना उधर से चला, पेड़ में ही छिपे हुए हैं जंगल में, यहाँ वहां सेना इनका छिपा हुआ है। कहा कि सारा सेना जब बढ़ गया आगे, एक जब लास्ट घुड़सवार बचा, घोड़ा पर सेना लेकर के एक सैनिक जा रहा है, लास्ट बचा तो लास्ट पर इनका सेना कूदा, और कूद के घोड़ा सहित सेना गायब, सेना को मार दिए, घोड़ा लेके गायब हो गए, उसका तलवार उलवार भी सब छीन लिए। इनका है अगला फिर उसी प्रकार पेड़ पर छिपा हुआ है, सारा सेना गया, लास्ट बचा ओकरा पर कूद के ओकरा मार के घोड़ा सहित गायब। तो ऐसे कर करके इस सेना अपना बढ़ाए हैं, और सेना बढ़ा करके जो है मुगल के सेना को कम किए। तो अब यहाँ पर इनका जो छापेमार विधि से था, यही आपको देखोगे कि 1659 की कहानी है। इनको जो है बताओ कौन आ रहा है मिलने? अफजल खां। यही अफजल खां जब इनसे मिलने आया तो बोले कि सेना सहित आपका स्वागत है, वेलकम है, आइए। अब अफजल खां सेना सहित आया, 10,000 सेना लेकर के आया, कहा कि हम मिलना चाहते हैं, आ गया यहाँ पे। ये अपना ट्रेनिंग देकर के सब सेना को छिपैले थे, कहेंगे देखिए आप भी सेना छोड़ के आइए, सेना लाए हैं तो बाहर छोड़ दीजिए, हम लोग मीटिंग करेंगे बिना सेना का। अरे हम लोग भाई मित्र हैं तो क्या जरूरी है सेना का? तो अफजल खां बोला कि ठीक है, बिना सेना का आते हैं। तो 3 सेना अफजल खां लेके गया। शिवाजी भी कहे कि 3 को हम भी लेके आते हैं, भाई 3-3 सेना से दोनों रहेंगे, बातचीत होगी, मिलेंगे हम लोग। वही 3 सेना इधर 3 सेना इधर, दोनों में बातचीत हुआ। शिवाजी लेकिन पता इनको था कि क्यों आ रहा है वो, कारण उसका मकसद समझ रहे थे, उसका मनसा शुरू से खराब था, और उसका मनसा ही समझ रहे हैं। तो सारा सेना को अपना अगल बगल सब जगह छिपाए हुए थे एकदम छापेमार विधि से, कहेंगे सब छिपे रहना, जहां एगो हम खाली हल्ला किए बस टूट पड़ना। अब यही छिपाए हुए थे जो कि अफजल खां को नहीं पता था। 20,000 सेना से तैयार में एकदम है अपना। जैसे ही अफजल खां आया, बातचीत हुआ, कहा कि हम तुमसे एक बार गला मिलना चाहते हैं। अब समझिए रहे हो 6.5 फीट का आदमी 150 किलो, और शिवाजी नाटा, गला मिले तो क्या हाल होगा। अब गला मिलना चाहते हैं, उसका तो वही मकसद ही था, गला मिलने के बहाने। जैसे ही शिवाजी भी कहे कि ठीक है गला मिलो,
शिवाजी पहले ही से दिमाग लगा के गए थे, सारा अपना जो इनका पगड़ी था इसके अंदर जो है लोहा का कवच, पूरा शरीर में लोहा, पीछे लोहा, सब जगह पूरे कवच पहन के गए थे, ऊपर से ड्रेस राजा का, अंदर सब लोहा का कवच, पूरे पैर में भी लोहा का सिस्टम है। एक हाथ में देखोगे एक चाकू लेकर के गए थे, अपना छुपाए हुए हैं चाकू अंदर, और एक हाथ में बाघ का नख जैसा लोहा का स्ट्रक्चर पहन के गए थे। सारा फुल तैयारी में भी थे, जो कि अफजल खां को बात नहीं पता था। वो गला जैसे ही मिला, शिवाजी को एकदम गर्दन धर लिया कस के, ये छटपटाने लगे, कारण नाटा आदमी लंबा था, नहीं समझ में आ गया। दूसरी बात वजन भी ज्यादा था, धर लिया इनको गर्दन। अब इनको शिवाजी को लगा कि तो गर्दनें तोड़ देगा लगता है, छोड़िए नहीं रहा। अब गला मिलने के बहाने जब गर्दन धरा, शिवाजी भी एकदम समय नहीं लगाए, तुरंत एक हाथ से चाकू निकाले, तुरंत दनादन पेट में दिए, अब पीछे से जो बाघ वाला नख था पीठ में हिला दिए, एकदम वहीं पर उसको मार दिए, गिरा दिए, तुरंत उसका हत्या कर दिए। फिर गर्दन उधर काट करके एकदम बेरहमी से उसका हत्या किए। एक बाद कहे कि लव अफजल खां खत्म हो गया। अब जब पता चला यूसुफ आदिल शाह को कि शिवाजी अफजल खां को मार दिया, तो ये नानी मरे के दोबारा शिवाजी पर हमला करे। कहा कि भाई जितना साम्राज्य जीता है सब ठीक है रखो, हमको कोई जरूरी नहीं